नमस्कार, मैं डॉक्टर पी के आर्या, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पैथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की सीरीज चल रही है ये। तो उसमें सेकंड है डीएलसी काउंट यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की, जिसमें हमने बताया वो टोटल ल्यूकोसाइट नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है और इंक्रीज हो जाने पर क्या क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे टोटल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की, यानी जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो हम सारी सेल्स को एक साथ ही काउंट करके उसको ले लेते हैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में ये होता है कि जो टोटल वाइट ब्लड का सेल्स हैं उन्हीं को कितने भागों में डिवाइड किया गया और कौन कौन सी सेल्स उससे मिलकर बनती हैं, तो उनको हम अलग अलग तरीके से डिफरेंशियल तरीके से उसको काउंट करते हैं आपके ब्लड लेवल में। ठीक है, तो उसको बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को जब काउंट करते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में, तो 5 टाइप की सेल्स होती हैं हमारे ब्लड सेल्स में, वाइट ब्लड सेल्स। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। ये 5 टाइप की आपकी अपनी सेल्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स यानी टोटल वाइट ब्लड सेल्स को ये पांचों टाइप की सेल्स मिलकर बनाती हैं। तो एक तो टोटल रेंज देख लेते हैं। टोटल रेंज में वेरिएबिलिटी होती है तो वो एक अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन में चली जाती है। और अगर वेरिएबल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी वेरिएबल होता है तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि कौन सी एक बीमारी फिक्स है कि इस बीमारी में ये वाली सेल्स अधिक मिलेगी और ये वाली सेल्स कम मिलेगी। इस तरह की सेल्सों को हम डिफरेंशियल तरीके से काउंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सी सेल्स का क्या क्या रेंज होता है और क्या किस किस रेंज में क्या क्या कंडीशंस डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स सबसे कम हमारे वाइट ब्लड सेल्स में पाई जाती है। सबसे न्यूनतम मात्रा होती है 0 से 1%। कहीं के पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में इसको वेरिएबल लिया गया है कि ये थोड़ा सा वेरिएबल होती हैं, लेकिन मोस्टली बेसोफिल्स हमारा 0 से 1% होती है। अगर हम एक्चुअल काउंट में इसको लेते हैं तो 0 से 100 के सेल्स पर घन मिलीमीटर के बीच में लिया जाता है, यानी 0 से लेकर 100 मिलीमीटर सेल्स पर मिलीमीटर, घन मिलीमीटर। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये वेरिएबल है तो किस किस कंडीशंस में आप इसको वेरिएबल समझेंगे। अगर इसका देखिए, वेरिएबल का मतलब है कि आपकी जो नॉर्मल सेल्स है जो नॉर्मल काउंट से इंक्रीज हो गई है या फिर डिक्रीज हो गई है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये बेसोफिल्स, अब डिक्रीज तो 0 से नीचे जा नहीं सकती, तो ये डिक्रीज होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना कि डिक्रीज होने का बिल्कुल चांसेस नहीं होता, क्योंकि 0 से 100 के बीच में ही है। अगर 0 भी है तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये इंक्रीज हो गई है, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज हो गई है, वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो गई है, तो किन किन पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ये इंक्रीज होती है। तो सबसे पहला क्या है कि ये पैथोलॉजिकल कंडीशन आप जानते ही हैं, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो भी हो सकता है। तो ये इनको अगर हम डिफरेंशियल कराते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटोसिस को काउंट कराते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका एक मम्स, जो बच्चों में पाई जाने वाली मम्स की बीमारी है वो वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट चिकन पॉक्स, इन केसों में ये होता है। वायरल हेपेटाइटिस के केस में भी होता है। ट्यूबरक्लोसिस के केसों में भी बड़ी मिलती है। पर्ट्यूसियस, जिसको कुकुर खांसी या वूपिंग कफ बोलते हैं, उस केस में भी ऐसा मिलता है कि इसकी काउंट क्या होती है, बढ़ी हुई मिलती है। ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया, यानी जो आपके ग्रेन्यूल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनकी कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक सेल्स की मात्रा बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ गई हो, उस केस में भी आपका ये मिलता है। लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है आपका, उसमें जो सेल्स होती हैं आपकी वो इंक्रीज़ कर गई हैं, उनमें भी आपका बेसोफिल्स क्या मिलेगा, 0 to 1% से ज़्यादा परसेंटेज की मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो और बाकी आपकी ल्यूकेमिक, जो मैंने फर्स्ट टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में भी बताया था कि आपके किसी भी तरह का ब्लड कैंसर अगर मौजूद है तो उस केस में भी आपकी बेसोफिल्स की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज मिलेगी, क्योंकि ये डिफेंस को मॉनिटर करती है, डिफेंस सिस्टम को शो करती है। और आपकी बॉडी किसी तरह से किसी भी चीज़ के लिए हानि उठा रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी जो डिफेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसोफिल्स की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं हम इस्नोफिल्स की। इस्नोफिल्स क्या होता है कि ये एक हमारा इस्नोफिल डब्ल्यूबीसी की ही एक बेसिकली सेल्स है। ये सेल्स एक नॉर्मल रेंज में रहती है 1 से लेकर 4%, यानी 1 to 4% की रेंज होती है। और अगर हम एक्चुअल काउंट में देख लेते हैं तो 40 से लेकर 400 सेल्स पर mm क्यू के बीच में होता है इसका।
40 से लेकर 400 सेल्स पर है। अब इसकी कंडीशन कब क्या होती है, यानी 1 से 4% है, नीचे आने के भी चांसेस नहीं है, डिक्रीज़ होने पर कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं होती इसमें, लेकिन ये इंक्रीज़ हो जाती है। अब इंक्रीज़ हो जाने को एक कंडीशन बोलते हैं इस्नोफीलिया। मोस्टली लोग इसको देखते होंगे, किसी को आए दिन डॉक्टर ने चेक कराया और उनको बोला कि आपको इस्नोफीलिया है, आपको इस्नोफीलिया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या लोगों में पाई जाती है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको। इस्नोफेलिक कंडीशंस वाले पेशेंट को छींकें आना, खांसी होना, अचानक से किसी मौसम चेंज हुआ तो उसको प्रॉब्लम हो गई, डस्ट में चला गया तो प्रॉब्लम हो गई, और किसी तरह से धुएं या किसी भी एलर्जिक कंडीशंस में चला गया तो उसको प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो कभी भी कोई भी इस तरह का मरीज़ कहीं भी जाता है, छोटी मोटी समस्या को ट्रीटमेंट लेने किसी डॉक्टर से, तो सीधे बोलता है कि सर मुझे इस्नोफेलिक की शिकायत है, यानी इस्नोफीलिया की शिकायत है। अब इस्नोफीलिया की शिकायत कब कब किस किस कंडीशंस में हो जाती है और कब कब बढ़ जाती है इस्नोफीलिया की काउंट, यानी काउंट मैंने एक्चुअल आपको बता दी है। दूसरा, अब ये कब कब बढ़ जाती है उस कंडीशन को देखते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा, अगर आपको लंग्स में किसी तरह की ब्रोंकस में प्रॉब्लम है और अस्थमेटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ये एलर्जी है एक तरह से। अगर आपके ब्रोंकस को अफेक्ट कर रही है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत तेज़ी से सांस लेंगे आप, इसको ब्रोंकियल अस्थमा का नाम दिया जाता है। दूसरा है एक्जिमा, अगर आपकी स्किन डिजीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ छूने से या किसी भी पार्ट केमिकल लग जाने से आपको तुरंत ही दाने पड़ जाना, रेडनेस हो जाना, ईचिंग होने लगना, पेन होने लगना, इस तरह की कंडीशन अगर डेवलप हो रही है तो ये एक्जिमा की कंडीशन में आती है, यानी स्किन एलर्जी है, आपको स्किन से एलर्जी होती है। नेक्स्ट होता है डर्मेटाइटिस, यानी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाना, वो भी स्किन के ही केस में आता है। और दूसरा है लेप्रोसी, आप जो लेप्रोसी पढ़ते हैं, आप देखा भी होगा लेप्रोसी के पेशेंट को आपने, तो एक तरह की वो भी आपका एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। एलर्जी की वजह से होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं वो फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से घाव और इस तरह का बन जाता है। नेक्स्ट होता है आपका किसी भी तरह का पर्ट्यूसिस हो गई, पर्ट्यूसिस एक तरह की जिसको वूपिंग कफ बोलते हैं, वो भी एक तरह की खांसी आना, लगातार सूखी खांसी आती रहती है, इस केस को भी आप इसमें लेते हैं। बाकी है कॉलेरा हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया, इन केसों को भी अगर मॉनिटर कराया जाता है तो टीएलसी डीएलसी कराने पर इस्नोफिलिक अगर कंडीशन डिस्टर्ब मिल रही है, अगर उसकी रेंज एक अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, यानी 1 to 4% से ज़्यादा है, अधिक है, तो उस केस में आप उसको एलर्जिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन से इस्तेमाल करते हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिलाते हैं, जिससे आपको सही और टाइम पर ठीक हो जाता है। कभी कभी डिक्रीज़ भी हो जाता है, यानी 1% से भी नीचे चली जाती है आपकी इस्नोफीलिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस्नोपीनिया, यानी जब इंक्रीज़ हो गया था तो हमने बोला इस्नोफीलिया, और जब डिक्रीज़ हो गया है तो हम उसको बोलते हैं इस्नोपीनिया। ये 2-3 चीज़ें हैं, इसमें मोस्टली स्ट्रेस हो गया, कुशिंग डिजीज़ हो गई, और मोस्टली किसी तरह के छोटे मोटे इन्फेक्शंस में भी ऐसा होता है कि इस्नोफीलिया की कंडीशन डिक्रीज़ हो जाती है, इस्नोपीनिया हो जाता है, जिसमें आपकी जो इस्नोफिलिक सेल्स हैं 1 से 4% के बीच में होती हैं, यानी 40 से 400 सेल्स पर MMQ होती हैं, तो वो डिक्रीज़ हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस लीजिए, या फिर हमने कुशिंग डिजीज़ में, कुशिंग डिजीज़ एक एडिनल ग्लैंड की डिजीज़ है, जिसमें आपका जो कई एडिनल ग्लैंड मोस्टली स्टेरॉयड हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, तो उसमें कॉर्टिसोन एक हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन्स की मात्रा एक्सेसिवली ज़्यादा हो जाती है, तो इस केस में भी आपका इस्नोफीलिया डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा, किसी तरह का कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो, उसमें भी ऐसा हो जाता है। तो हमने इस्नोफिल्स की बात कर ली, अब बात करते हैं मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स भी एक सेल है हमारे WBC की, जिसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4 से 8% होती है, यानी जो हम अगर एक्चुअल काउंट देखते हैं तो 160 से लेकर 800 सेल्स पर MMQ होता है, यानी आपका जो 4 to 8% है, उसके बाद इस आगे 160 से लेकर 800 सेल्स पर MMQ इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब ये किस किस केस में बढ़ जाती है, एक तरह से ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं। फैगोसाइटिक सेल्स मतलब वो होती हैं जो सेल्स किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को एंगल्फ कर जाएं या निगल जाएं, तो वो प्रॉपर्टी होती है इनकी, उसी तरह का ये काम करते हैं। और कभी कभी इसकी रेंज जो अपनी नॉर्मल रेंज से ऊपर होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसाइटोसिस, यानी किसी भी चीज़ को बढ़ जाने पर सिस सफिक्स है ये, तो अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके पीछे SIS लगा देते हैं, तो वो एक तरह की कंडीशन डेवलप करती है, इसी तरह से मोनोसाइटोसिस। और ये मोनोसाइटोसिस की कंडीशन मोस्टली आपको मलेरिया फीवर में मिलेगा, यानी आपकी मोनोसाइट काउंट क्या होती है, बढ़ जाती है, तो एक मलेरिया की कंडीशन है जो एक तरह से
और मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और आम बीमारी है, मोस्टली लोगों में मिलती है। इस तरह की वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में मिल जाती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी इस तरह की कंडीशन मिल जाती है। और दूसरी कंडीशन है मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, यानी ब्लड कैंसर में भी एक मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है जिसमें मोनोसाइट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उस केस को में भी ये मोनोसाइट्स की जो रेंज है उस रेंज से, नॉर्मल रेंज है उस रेंज से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका मोनोसाइट्स इंक्रीज़ कर जाता है। और दूसरा है कभी कभी हमारा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। हमारे इंटेस्टाइन में अल्सर बन जाते हैं, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है कि कोलन में, लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन इनर लेयर होती है उस पर अल्सर बन जाते हैं। उस केस में भी आपकी मोनोसाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो अगर आप जब टेस्ट कराते हैं तो इन केसों में भी देख लिया जाता है कि कहीं कोलन में किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, उस तरह के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा था मोनोसाइट। अब नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी हमारी एक तरह से WBC की ही एक सेल्स है जिसका नॉर्मल काउंट होता है 23 से लेकर 35%। हमारे WBC में, टोटल WBC में इसका जो परसेंटेज है वो 23 से लेकर 35 होता है। और अगर इसको हम एक्चुअल काउंट में देखें तो 1000 से लेकर 3500 सेल्स पर MMQ होता है, यानी 1000 से लेकर 3500 सेल्स पर MMQ। अब कभी कभी ये किस किस कंडीशंस में होती है, यानी इस सेल्स का इंक्रीज़ हो जाने का मतलब होता है लिम्फोसाइटोसिस। एक बार इंक्रीज़ हो जाने की कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। और लिम्फोसाइटोसिस कब कब ऑब्जर्व किया जाता है? मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस में, जैसे मीजल्स हो गया और मम्स हो गया। मम्स आपकी सबसे पहली कंडीशन थी वेसोफिल्स, उसमें भी इंक्रीज़ मिल रही थी और आपकी लिम्फोसाइट भी इंक्रीज़ मिलेंगी। यानी मम्स अगर किसी को, और अगर आपने टेस्ट कराया तो आपको सबसे पहले बेसोफिल्स भी इंक्रीज़ मिलेंगी और आपको मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स भी इंक्रीज़ मिलेंगी। मीजल्स में भी मिलती हैं। नेक्स्ट है वोपिंग कफ, जो पर्ट्यूसिस मैंने बताया ऊपर की कंडीशन, उसमें स्नोफिल्स की कंडीशन एलर्जी कंडीशन है, तो ये वोपिंग कफ भी इंक्रीज़ मिल रही है। और भी तमाम तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं सिफिलिस, उसमें भी आपकी क्या होती है, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज़ कर जाती हैं। और भी तमाम तरह की हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इनमें भी आपकी लिम्फोसाइट की कंडीशन बढ़ जाती है। अब कभी कभी होता है कि लिम्फोसाइट कम भी हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइटोपीनिया। डिक्रीज़ हो जाने की कंडीशन को बोलते हैं हम लिम्फोसाइटोपीनिया। अब ये कब कब इंडिकेट करती हैं? हॉजकिंस डिजीज़ में, हॉजकिंस डिजीज़, कार्डियक फेलियर में, ये सीवियर कंडीशन है, बहुत क्रॉनिक और सीवियर बीमारियाँ होती हैं, इनको बोलते हैं। स्ट्रेस में, एड्स में, और भी तमाम तरह के जैसे हैं टर्मिनल रीनल फेलियर में होता है, आपकी लिम्फोसाइट्स घट जाती हैं। यानी अगर आपको किसी को क्रॉनिक केस है और किसी तरह की कोई समस्या है और आपने ये टेस्ट कराए हैं, अगर लिम्फोसाइट्स डिक्रीज मिल रही हैं, जिसको लिम्फोसाइटोपीनिया बोलते हैं, उन केसों में आपको ये क्रॉनिक केसों के बारे में सोचना है। तब पता चलेगा कि लिम्फोसाइट्स मोस्टली क्यों कम हो रही हैं। ठीक है, अब लास्ट सेल्स की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपका सबसे मेजर अमाउंट में और सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स का, ये काफ सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज होती है, जो होती है 60 to 70%। 60 to 70% को एक्चुअल काउंट में लेके देखते हैं तो 2500 से लेकर 7000 तक ये हमारी सेल्स होती हैं। यानी 2500 से लेकर 7000 सेल्स पर MMQ में इसको रखा मतलब होता है। ये सबसे ज़्यादा मेजर अमाउंट में पाई जाती है हमारे WBC में। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? कभी कभी ये अब इंक्रीज़ हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। अगर इंक्रीज़ हो जाने की, यानी अपनी नॉर्मल रेंज से, यानी 7000 से अबव हो गई अगर ये, तो इनको, इस कंडीशन को बोला जाता है न्यूट्रोफिलिक लिम्फोसाइटोसिस। अब ये किस किस कंडीशन को इंडिकेट करती हैं? रियूमेटिक फीवर, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस और रियूमेटिक संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें। और रियूमेटिक एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया, ये मोस्टली रियूमेटिक कंडीशन एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रीकर्सर होता है एक बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे थ्रोट्स और सीधे सीधे धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करता है और ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। एक जो टॉक्सिन्स हमारी जो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है उसी के सिमिलर कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में भी मौजूद होती हैं, जो जॉइंट्स पर होती हैं, मोस्टली लार्ज जॉइंट्स पर। ये प्रोटीन रिलीज़ करता है वो हमारी नॉर्मल कंडीशन में भी हमारे बॉडी में भी मौजूद रहती हैं, जो मोस्टली लार्ज जॉइंट और हार्ट के कुछ जगह पर पाई जाती है।
अगर वो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया रिलीज करता है तो बॉडी उसको एंटीजन के रूप में ले लेती है और बॉडी उसके अगेंस्ट अपने को डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। लेकिन यही कंडीशंस फिर धीरे धीरे वो जो बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, वो डिफेंस जो स्पेसिफिक डिफेंस सेल्स थी, वो सेल जब सर्कुलेट करती हैं तो वो जाके उस प्रोटीन को कहीं और भी देखती हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी का ही था। लेकिन अब उनकी नज़र में उसकी जो पहचान है वो एक एंटीजन के रूप में, एक दुश्मन के रूप में है, तो वहाँ भी वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। उस डिस्ट्रॉय होने की वजह से जिस प्लेस पर वो उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया, वहाँ पर अदर आसपास की जो सराउंडिंग्स एरिया हैं उनमें भी डैमेज आता है। और जो अगर जॉइंट्स में आता है तो जॉइंट्स आपके अफेक्ट होते हैं और वहाँ स्वेलिंग, पेन और बहुत सारी समस्याएं आपको जॉइंट से संबंधित होने लगती हैं, जिसको हम बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गई। गॉट में भी ऐसा ही होता है, जो गठिया जिसको बोलते हैं, यूरिक एसिड की कंडीशन बढ़ जाती है। इसमें हम आगे बात करेंगे, इसी सीरीज़ में आगे जो वीडियोस बनेंगी। तो गॉट में भी ऐसा होता है कि आपका न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब होता है कि हमारी हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई, इन्फाक्ट कर गई, मतलब वो नेक्रोज हो गई हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हमारी कोई भी कार्डियक आर्टरी है या कोई भी वेसल्स है वो डैमेज हो गई और उसने आगे ब्लड सप्लाई बंद कर दिया, या फिर ब्लॉकेज हो गया तो आगे सप्लाई बंद कर दिया। तो उस ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से जो पार्ट उस सप्लाई से जीवित था या उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो पार्ट अब विदाउट न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से वो डैमेज हो गया। उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियम मतलब होता है हमारे हार्ट की मसल्स का डैमेज हो जाना। ठीक है, एक और कंडीशन होती है गैंग्रीन। इस केस में भी आपकी न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है। गैंग्रीन मतलब कोई भी जख्म जो ठीक नहीं हो रहा हो और लगातार काफ़ी दिनों से बना हुआ है, उस केस में भी आपकी न्यूट्रोफिल्स हमेशा बड़ी ही रहेंगी। कभी कभी एक और कंडीशन होती है कि न्यूट्रोफिल्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि न्यूट्रोपीनिया। जो हमारी इस कंडीशन में क्या क्या होता है कि मलेरिया फीवर हुआ या मलेरिया इन्फेक्शन हो गया आपको, या फिर डेंगू का इन्फेक्शन हो गया, या इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो गई आपको, और आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफॉइड हो गया, पैराटाइफॉइड हो गया। इन केस में भी आपकी न्यूट्रोफिल्स काउंट क्या होती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये हमारा न्यूट्रोफिल्स काउंट का डिक्रीज़ और इंक्रीज़ की कंडीशन और जो पैथोलॉजिकल कंडीशन थी वो सब बता दी। यानी ये टोटल आपका हो गया WBC का डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो यहाँ ये कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट काउंट और ESR काउंट के बारे में। एरिथ्रोसाइट हमारी RBC काउंट के बारे में बात करेंगे और उसी का ही ESR होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, बने रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।